अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम आबिद है और मैं आपको ये 6 दिन का इलस्ट्रेटर का कोर्स करवाऊंगा, क्रैश कोर्स। हम ये क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम में। तो ताकि सब लोग वहाँ पर आ सकें और वो फिर लाइव स्ट्रीम वहाँ पर पड़ी रहेगी और आप लोग बाद में भी आकर उसे देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी क्लास मिस ना करें। वेलकम टू द 5th क्लास। तो आज हमारे पास हमारी 5वीं क्लास स्टार्ट हो रही है। तो अब तक हमने काफ़ी कुछ देखा कि इलस्ट्रेटर जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा था। तो अब हम नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर ऑलमोस्ट लास्ट वाला पैनल है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आर्ट बोर्ड टूल है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आर्ट बोर्ड के अराउंड में एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। तो अब आप आर्ट बोर्ड को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। आप उसी तरह आर्ट बोर्ड को पकड़ के क्लिक करके ड्रैग करें और आर्ट को प्रेस करें और शिफ्ट को प्रेस करें तो बिल्कुल इसके फ्रंट में ये कॉपी हो जाएगा। अगर कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ पर वो जो फंक्शन है वो वर्क नहीं करेगा। यानी कंट्रोल डी हम जब पहले करते थे कॉपी के बाद कंट्रोल डी प्रेस करते जाते थे तो वो हमारी कमांड जो है वो रिपीट होती रहती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर से दोनों के नीचे कॉपी ले सकते हैं। और ये सिर्फ कॉपी ही नहीं कर सकते बल्कि हम चाहें तो अलग से एक आर्ट बोर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक ही कैनवस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका ये कैनवस इतना बड़ा है। तो आप इसके अंदर जितने भी आर्ट बोर्ड लेना चाहें आप यहाँ पर उतने आर्ट बोर्ड ले सकते हैं। और आप देखें कि यहाँ पर डिफरेंट 1 2 3 4 5 सारे आर्ट बोर्ड यहाँ पर पड़े होंगे और आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं। इनको अलग अलग, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए, आप एक से ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं, उन्हें अलग अलग आर्ट बोर्ड में बना सकते हैं। और इस तरह का अगर आपको कुछ भी करना है तो आप एक से ज़्यादा आर्ट बोर्ड को ले सकते हैं। अच्छा जी, आर्ट बोर्ड के आगे हमारे पास यहाँ पर है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का काम सिर्फ आर्ट बोर्ड को स्लाइस करना। तो आप देखेंगे कि इस तरह आर्ट बोर्ड जो है वो दो हिस्सों में स्लाइस हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं ऊपर यहाँ पर। और यहाँ पर आपको इमेज का आइकन जो है वो नज़र आ रहा होगा इस जगह में। सही। यहाँ यहाँ पर आप एक और इमेज को प्लेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से स्लाइस टूल से जो भी वो बना था वो आप यहाँ पर उसको मूव कर सकते हैं, उसको बड़ा छोटा और एडजस्ट भी कर सकते हैं। और स्लाइस टूल के अंदर हम देखेंगे तो स्लाइस सिलेक्शन टूल है उसी तरह के। अब मैं सिलेक्शन से कर रहा तो स्लाइस सिलेक्शन टूल से आप डायरेक्टली उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप ये स्लाइस और फिर ये स्लाइस सिलेक्शन टूल है तो ये देखें उसी तरह से आप इनको बड़ा छोटा यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इससे भी आप कर सकते हैं। तो ये एज अ स्लाइस सिलेक्शन काम करता है जिस तरह दूसरे सिलेक्शन टूल काम कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तो हमारे पास है हैंड टूल। अच्छा जी, हैंड टूल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हैंड टूल किस तरह से वर्कआउट करता है कि आप हैंड टूल से हैंड टूल को लाएं, क्लिक करें और आप ग्रैब करके इसको मूव कर सकते हैं यहाँ पर। और ये देखें आप इसको किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि नीचे स्लाइडर और यहाँ पर स्लाइडर चेंज हो रहे होंगे। देखिए मैं नीचे करूँगा, ऊपर करूँगा तो ये स्लाइडर चेंज हो रहा है। और अगर मैं इसको साइड में इस तरफ करूँगा या मैं इस तरफ करूँगा तो आप देखेंगे कि ये स्लाइडर यहाँ पर चेंज होता है। अब इसके बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बहुत ही टाइनी बना रखा है, बहुत ही छोटा। और मैं चलें इसको हम लोग फिल में कलर कर ले और मैं इसको जूम इन करता हूँ। और अब क्या है, मैं और जूम इन करता हूँ तो देखिए आधा यहाँ पर नजर आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है। तो वो बाकी का आधा देखने के लिए आप क्या करेंगे कि आप
या तो स्लाइडर्स को छेड़े, उनको छेड़ेंगे तो वो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जूम इन होने की वजह से आप हल्का सा भी छेड़ेंगे तो वो जो भी आपने किया होगा वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं मोस्टली, आप हैंड टूल का यूज़ करते हैं। आप हैंड टूल को ले आते हैं, क्लिक करके इसको मूव कर लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन के अंदर। लेकिन अगर आप हर बार हैंड टूल को जाकर लाएंगे तो दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आप हर बार पहले सिलेक्शन टूल को लाएं, इसको सिलेक्ट करें, फिर हैंड टूल पे जाएं और इसको एडजस्ट करें, फिर से सिलेक्शन टूल पे। डिफिकल्ट जॉब। तो अब आप चाहते हैं कि आपको ये की अवेलेबल हो कि आप एक बटन प्रेस करें और आपका हैंड टूल आ जाए। तो ये आपके पास जो है वो सहूलत मौजूद है इलस्ट्रेटर के अंदर। उसमें होता ये देखिए, मैं इसको जूम इन करूंगा तो ये ऊपर चला गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के, तो आप जब अपने कीबोर्ड के ऊपर स्पेस प्रेस करेंगे तो आप कोई भी टूल यूज कर रहे हो, कोई भी टूल, तो जैसे ही आप स्पेस को प्रेस करेंगे तो वो टूल आपका हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई भी आप टूल यूज कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखें, हैंड टूल में कन्वर्ट हो उतनी देर ही रहेगा जितनी देर आप स्पेस को होल्ड करके रखेंगे। जब आप स्पेस को छोड़ देंगे तो ये वापस उस टूल में कन्वर्ट हो जाएगा जो सिलेक्टेड होगा। अब आपके पास फॉर एग्जांपल पेन टूल है, तो आप जब ये प्रेस करेंगे तो हैंड टूल है, जब छोड़ेंगे तो ये वापस पेन टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस पर हैंड टूल का काम करना चाहते हैं, यानी उसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने जूम इन कर लिया और एडजस्टमेंट करनी है, तो आप प्रेस करें स्पेस को और होल्ड करके रखें और इसको जहाँ पर भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्पेस को रिलीज करेंगे ये वापस उसी टूल में कन्वर्ट हो जाएगा जो सिलेक्टेड होगा। जैसे यहाँ पर सिलेक्शन टूल है हमारे पास। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमारे पास है जूम टूल। अच्छा, जूम टूल का काम ये है कि आप ये देखें, इसके अंदर प्लस का साइन आप क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम इन करता जाएगा। और अगर आप आल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस का साइन और आप क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम आउट करेगा। कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो एडजस्ट टू स्क्रीन हो जाएगा। अब इसमें भी प्रॉब्लम है कि आप बार बार जूम को लाएं और फिर ऐसे क्लिक करके जूम इन करें और फिर कोई और टूल लाएं और फिर सिलेक्शन करें और फिर आप जूम टूल लाएं और आल्ट प्रेस करें और क्लिक 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 और आप जूम आउट करें। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क अगेन। तो इसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर आप अपने कीबोर्ड पर आल्ट का बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो ये जूम इन होगा, और अगर नीचे की तरफ घुमाते हैं तो ये जूम आउट होगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ जब आपको यहाँ पर कोई शेप होगा। ये देखिए कितना शेप बना, और एक बहुत ही छोटा शेप बनाता हूँ मैं। ये देखें, जूम इन, और जहां पर आपका माउस होगा ये उसी जगह को, ये देखेंगे कर्सर आपका यहाँ पर है, अब ये इसी जगह को जूम इन करेगा। और जूम टूल में ये भी प्रॉब्लम है कि आप ऐसे क्लिक करते हैं तो देखें, आप करना तो इसको चाह रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल साइड में जाता जा रहा है। ये देखें, वो कहीं टिकता ही नहीं है, इधर उधर मूव करता रहता है, और इसको इस तरह से जूम करना वेरी डिफिकल्ट। तो आप क्या करते हैं कि आप आल्ट प्रेस करते हैं, अपने कर्सर को ऊपर रखते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको जूम इन करना है, और स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ घुमाते हैं आल्ट को होल्ड करके। आल्ट को आपने छोड़ना नहीं है वरना ये काम नहीं करेगा जूम इन। और फिर से आप आल्ट को पकड़ें और स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ घुमाएं तो जूम इन होगा, और नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा। ये देखें, और अगर अब ये बिल्कुल साइड में पड़ा हुआ तो ये देखें मैं करूंगा तो वो इसी को फोकस में ले आएगा, और इस जब वो जूम इन होगा तो ये बिल्कुल ही हट जाएगा। ये देखें, तो इस तरह से आप स्पेस से और आल्ट से इसको स्पेस से पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं और आल्ट से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरफ वाला पैनल जो है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमने सारे टूल्स देख लिए कि वो किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। हर जो शेप होती है उसमें दो टाइप की चीजें होती हैं, एक उसका फिल होता है, उसके इनसाइड में कौन सा कलर है, और एक उसका स्ट्रोक होता है यानी उसके बॉर्डर का कौन सा कलर है। तो फिल और स्ट्रोक का कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें,
ये इस टाइम आपके फिल के अंदर कलर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो फिल के अंदर कलर है और आपके स्ट्रोक के अंदर कोई कलर नहीं है। तो अगर आप स्ट्रोक को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आकर कलर कर लें तो आपका स्ट्रोक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ स्ट्रोक का साइज है, इसे जैसे ही आप बढ़ाने शुरू करेंगे तो ये आपका स्ट्रोक जो है वो खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं फिल को एक बार नन कर देता हूँ, तो ये देखेंगे आपका स्ट्रोक है जो कि एक किसी शेप का आउटलाइन जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, स्ट्रोक का साइज। तो ये देख रहे हैं आप, स्ट्रोक का साइज जो है वो इतना इंक्रीज हो गया। और इसी तरह आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप फिल के अंदर कलर कर सकते हैं। अगर आप इन कलर्स को स्वैप करना चाहते हैं तो इसको प्रेस करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट एक्स को प्रेस करेंगे और फिर से अगर आप शिफ्ट एक्स को प्रेस करेंगे तो फिर से ये एक दूसरे के अंदर स्वैप होते रहेंगे। इवन अगर ये दो कलर होंगे तब भी। ये देखिएगा, अगर मैं शिफ्ट एक्स प्रेस करता हूँ तो ग्रीन नीचे चला गया। स्ट्रोक के अंदर मैं स्ट्रोक का साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। अब ये देखिएगा, ये देखिए, तो ये कलर यहाँ पर देखिए आपस में स्वैप हो रहे हैं शिफ्ट एक्स को प्रेस करने से। और अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रोक ऊपर आए तो आप सिर्फ एक्स को प्रेस करेंगे, शिफ्ट को छोड़ के एक्स को प्रेस करें तो ये ऊपर आ जाएगा, और फिर से दोबारा एक्स को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ये ऊपर लाना पड़ता है कभी कभी हमें, कि अगर हम उसके अंदर कोई स्पेसिफाइड कलर करना चाहते हैं। अगर मुझे इसके अंदर कोई स्पेसिफिक कलर करना है और मेरा जो फिल मैं चाहता हूँ कि वो बंद रहे, तो आप क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे और यहाँ से आगे वो स्पेसिफिक जो भी आप कलर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर लेंगे। सही है, तो इसलिए कभी कभी इसको ऊपर लाना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप इसमें ग्रेडियंट करना चाहें तो ये देखें, जब आपका फिल ऊपर होगा तो अगर आप ग्रेडियंट करेंगे तो वो फिल में होगा, और जब आपका स्ट्रोक ऊपर होगा आप ग्रेडियंट करेंगे तो वो स्ट्रोक के अंदर होगा। सही है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आप स्ट्रोक के अंदर कोई कलर करना चाहते हैं या फिल के अंदर करना चाहते हैं। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसके अंदर मैं फिलहाल ब्लैक कलर कर लेता हूँ। चलेंगे, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं, शेप्स बना रहे होते हैं, तो हम स्ट्रोक्स का यूज करते हैं ताकि स्ट्रोक्स से हम इस तरह से होता है कि उसको एडजस्ट करना जो है वो इजी होता है। लेकिन अगर स्ट्रोक ना हो और फिल में हम काम करें अ, तो क्या होता है कि फिल के अंदर होने की वजह से, फिल में कलर होने की वजह से चीज़ों का एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जब हम मोस्टली शेप बना रहे होते हैं तो स्ट्रोक्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अच्छा जी, तो इसलिए हम मोस्टली स्ट्रोक को ऑन रखते हैं जब हम शेप्स बना रहे होते हैं या उन्हें एडजस्ट कर रहे होते हैं, और फिल को ऑफ रखते हैं। तो अब इस तरफ वाले पैनल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कलर। तो कलर का ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि यहाँ पर आकर आप कोई भी कलर इसमें से कर सकते हैं। तो ये देखें, आप इनमें से कोई भी कलर कर सकते हैं अगर आप कलर करना चाहें तो एक तो यहाँ पर आके आप इस पर डबल क्लिक करें तो भी आपका कलर पैलेट ओपन हो जाता है। आप इनमें से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं फ्रॉम डार्कर टू लाइटर। सही है, तो आप यहाँ पर भी करना चाहें, इनके दरमियान में कुछ डार्कर शेड लाना चाहते हैं या आप कुछ लाइटर शेड्स लाना चाहते हैं, या ओरिजिनल कलर जिस तरह के येलो हो गया या इस तरह के, वो यहाँ पर मिलेगा। और बाकी जो है वो आपको यहाँ पर नीचे ब्लैक मिलेगा बिल्कुल। सही, तो आप यहाँ से वो कलर ला सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, यहाँ से भी ला सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं बजाय उसको खोलने के। अब इसके अगला है हमारे पास कलर गाइड। तो कलर गाइड क्या चीज़ है, कलर गाइड में चले जाएं। तो कलर गाइड क्या बताएगा आपको, जो भी आप कलर लिया होगा उसमें कितने टेंट्स हैं और कितने टाइप के शेड्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इस तरफ ऊपर लिखा होगा टेंट्स, ये आपका ओरिजिनल कलर है जो आपने कर रखा है। और इस तरफ इसके शेड्स होंगे, देखिएगा कलर लाइटर होता जाएगा। यहाँ पर देखें आप,
ये देखें कलर बिल्कुल लाइट होता जाएगा। और ये आपका ओरिजिनल कलर था, और अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो कलर आपका डार्कर होता जाएगा। तो क्या होता है कि शेड्स में आपका कलर डार्कर होते चले जाते हैं और टिंट्स में आपके कलर लाइटर होते जाते हैं। उसके बाद जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे उसके कितने हार्मोनी, उसमें हार्मनी के कलर्स कितने या उसके साथ कंट्रास्टिंग कलर कितने आ रहे हैं, वो एक पूरा ग्रुप उसके साथ वो बना देगा कि ये कलर आप इसके साथ एज अ कलर पैलेट यूज कर सकते हैं। अगर आप एक डिजाइन बना रहे हैं और उसके अंदर आपको कलर्स यूज करने हैं, और अगर आप उसका बेसिक थीम कलर ये चूज करते हो, तो उसके बाद इलस्ट्रेटर आपको रेकमेंड करता है कि अगर आपको इसके साथ और कलर्स यूज करने हैं तो आप ये वाले कलर्स यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आपको बता देगा कि ये टेट्राएड कलर्स हैं, फिर ये आपको कंपाउंड्स बताएगा, फिर कंट्रास्टिंग कलर्स भी बता देगा। इसी के अंदर ये जो आपने बेसिक कलर सिलेक्ट किया हो, हाई कंट्रास्टिंग कलर्स इसमें से कौन से हैं, और एनालॉगस कलर्स इनमें मोनोक्रोमेटिक अगर आप चाहते हैं कि जी मोनोक्रोमेटिक हो, तो ये देखेंगे मोनोक्रोम कलर है इसके। यानी ये इस एक ही कलर के बाकी डिफरेंट शेड्स हैं। और फिर क्या होता है कि वो इनमें से हर एक एक कलर को यहाँ पे ओरिजिनल में रखेगा और फिर सबके टेंट्स और शेड आपको बनाकर दे देगा। तो इससे क्या होता है, ये देखें अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ये एक कलर है और इसके साथ का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये है। तो ओरिजिनल इसका कलर ये, और यहाँ टेंट्स और यहाँ शेड्स हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है उसके भी इस तरफ टेंट्स हैं और इस तरफ शेड्स हैं। तो कलर गाइड आपको बहुत तरह से हेल्प करता है जब आप कलर सिलेक्शन कर रहे होते हैं, या आप कोई भी डिजाइन बनाते हो उसके अंदर कलर करने जाते हैं, तो वो आपको बताता है कंट्रास्टिंग कलर कौन से हैं। और इसमें अगर आप मोनोक्रोम्स लेना चाहते हैं और डिफरेंट इस तरह की चीजें जो ये आप यहाँ पर ले सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। ये दो कवर हो गए हमारे पास, कलर और कलर गाइड। तो इससे आगे चलते हैं। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले नेक्स्ट में स्वाचेस। स्वाचेस में आ जाते हैं। स्वाचेस क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट स्वाचेस अवेलेबल होते हैं, कलर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। अगर आप एग्जैक्ट वहां से कलर चूज करना इज अ बिट डिफिकल्ट जॉब, कि अगर आपको एग्जैक्टली पिंक चाहिए तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर आपको पिंक मिल रहा है, तो एग्जैक्टली ये लाइटर डार्कर ये वो प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर आप इस हैसल से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर स्वैचेस अवेलेबल हैं। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि कलर का सेक्शन चल रहा है और वो फिल्में ज़्यादा अच्छे से नज़र आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको पिंक अवेलेबल है। इसी तरह ब्लू हो गया, लाइट ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया। सही है। तो जो बेसिक कलर है ना, आपकी प्रिंटिंग के लिए बेसिक कलर्स होते हैं, वो सारे कलर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इजीली इनमें से कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर तीन ग्रेडियंट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, ये रहा और ये और ये और ये। तो यहाँ पर तीन पैटर्न्स और तीन ग्रेडियंट्स भी आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ग्रुप्स ओपन हैं आपके पास। ये ग्रे का ग्रुप है, इसमें सारे ग्रे के शेड्स हैं। और उसके बाद ये आपके पास आ जाता है जो कि ब्राइट कलर्स का है, कि अगर आप ब्राइट कलर्स लेना चाहते हैं तो ये यहाँ आपके पास ये डिफरेंट कलर्स आपके पास अवेलेबल है। अब होता ये है कि अगर आप खुद का एक स्वाच बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। कि अगर आप कोई भी कलर लेना चाहते हैं और उसका स्वाच बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कलर ले लेता हूँ, मुझे ये कलर चाहिए, ये ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इन स्वाचेस में, तो मुझे ये कलर चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी स्वाच बना सकता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर न्यू स्वाच क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसकी RGB वैल्यू सेट है, और रेड पे क्या वैल्यू है, ग्रीन पे क्या वैल्यू है और ब्लू पे क्या वैल्यू है, वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। और उसके बाद आप इसका नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे रखना है इसका चारकोल ग्रे।
सही। तो आप इसका नाम चारकोल ग्रे रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ग्लोबल को सेट करते हैं मोस्टली। तो ये जो है, ये पहले जो स्वाचेस यहाँ पर बनी है ग्लोबल में नहीं है। ग्लोबल का ये फायदा होता है कि जब आप एक ग्लोबल स्वॉच बनाते हैं और उसका कलर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर करते हैं, और उसके बाद अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो आप उसका कलर चेंज करेंगे, तो ग्लोबल होने की वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स में आपने वो कलर किया होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इसका ये फायदा रहता है। अगर आप इसको ओके करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप इस पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आए और ये देखें, तो इस तरह से आप एक न्यू स्वॉच जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी स्वॉच लाइब्रेरीज हों और किस्म डिफरेंट स्वॉचेस हों जो हम ला सकते हैं, तो आप यहाँ पर आपके पास एक मिनट। अच्छा, तो ये देखेंगे आपके पास डिफरेंट स्वॉचेस अवेलेबल हैं। और इसमें ये देखेंगे डिफॉल्ट स्वॉचेस हैं। इसमें अगर आप प्रिंट को ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाली स्वॉचेस हैं वो सारी स्वॉचेस असल में यहाँ पर है। इसके डिफॉल्ट के प्रिंट में ये स्वॉचेस पड़ी हैं। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाहर से कोई वेक्टर फाइल ले आते हैं, एसवीजी टाइप फाइल, और आप उसको ओपन कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें स्वॉचेस आपको नजर नहीं आएंगी, बिल्कुल ये खाली होगा, नन होगा, और ये शायद वाइट होगा, और शायद ये भी ना हो, तो आपको स्वॉचेस बिल्कुल खाली नजर आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वहां पर स्वॉचेस को ऐड कर पाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, डिफॉल्ट में आएंगे, जो ये वाली स्वॉचेस हैं जो ऑलरेडी इसके डिफॉल्ट स्वॉचेस हैं, तो यहाँ पे प्रिंट में आ जाए, पहली पे क्लिक करें और शिफ्ट को प्रेस करके लास्ट पे क्लिक करें, तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे, और ग्रैब करके यहाँ पे रख दें तो ये कॉपी हो जाएंगी। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो इस तरह से आप इन स्वॉचेस को वहां पर ला सकते हैं। आप और भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ग्रेडियंट्स पढ़ाते हुए कि सिर्फ 3 ग्रेडियंट्स हैं, लेकिन और भी ग्रेडियंट्स हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ है। तो वो असल में स्वॉचेस में यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे ग्रेडियंट स्वॉचेस। तो आप इसमें से कोई भी ग्रेडियंट ला सकते हैं, स्काई के लाने हैं, स्किन टोन्स के लाने हैं, सिंपल, रेडियल, सीजनल, पेस्टल, न्यूट्रल, मेटल्स, जेम्स एंड ज्वेल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सही है, इनमें से कोई भी आप लाना चाहते हैं तो मैं आपको एक ब्राइट वाले ला के दिखाता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट पकड़ें, यहाँ पे क्लिक करें, और आप क्या कर सकते हैं, इन सब को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखें, आप इनको यहाँ पर, तो अब देखेंगे हमारे पास डिफरेंट जो है वो ग्रेडियंट्स हमारे पास ऐड हो चुके हैं। आप ये ला कर देख लें यहाँ पर, तो ये ग्रेडियंट है, तो आप चेंज करते जाएं इनको। ये देखें, ये तो डिफरेंट ग्रेडियंट्स जो पहले से बने बनाए हमारे पास वो भी काफी ज्यादा। और यही नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ एक को ओपन किया है। इसके अलावा भी आप देख लेंगे खाली ग्रेडियंट्स में आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और आप इनमें से किसी को भी खोलेंगे तो उनके अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी काफ़ी आपके पास ग्रेडियंट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। उसके अलावा अगर आप कलर्स चाहते हैं, आर्ट हिस्ट्री के चाहते हैं, सेलिब्रेशन कलर, बुक्स कलर, प्रॉपर्टीज, कॉरपोरेट, अर्थ जो टोन है, या फूड के कलर आप चाहते हैं, या किड स्टफ के कलर चाहते हैं, स्किन टोन्स हैं, उसके अलावा टेक्सटाइल्स के कलर हैं, तो जिस टाइप के आपको कलर चाहिए वो सारे कलर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे स्वॉचेस में। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे ब्रशेस का पैनल है। उसमें हमने ब्रशेस, जब हम ब्रश को पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था कि ब्रश को कैसे बनाते हैं, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो हम इसको फिर से नहीं पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। पैटर्न में भी जब हम यहाँ पर सिंबल स्प्रेयर, सिंबल सॉरी पैटर्न नहीं, सिंबल्स, तो सिंबल स्प्रेयर को जब हम स्टडी कर रहे थे तो तब हमने देखा था कि किस तरह से हम यहाँ पर पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी दोबारा नहीं छेड़ेंगे। तो इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमारे पास सबसे पहला पैनल है स्ट्रोक का। इसमें भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। चलें जी, हम पहले स्ट्रोक बना लेते हैं, स्ट्रोक के अंदर कलर कर लेते हैं। अब देख रहे हैं, अब मुझे सिर्फ स्ट्रोक के अंदर कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने स्ट्रोक को ऊपर लाया और उसके अंदर कलर कर लिया। अब मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको स्ट्रोक जो है वो सही से दिखाई दे। तो स्ट्रोक्स के पैनल में है, सबसे पहले आप इसका कैप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, आप ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब देखिएगा,
इनको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इनके कैप राउंड हो जाएंगे, या अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कैप प्रोजेक्टिंग हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि आप कहेंगे कि जी पहले भी तो स्ट्रेट था, सबसे पहले जो था, तो अब इसमें और उसमें क्या फर्क है? तो आप देखेंगे कि सबसे पहला कैप जब आप लेते हैं तो जहाँ पर आपका एंकर पॉइंट है वहीं पर ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, लेकिन अगर आप प्रोजेक्टिंग लेंगे तो वो उससे थोड़ा बाद में होगा, तो इसमें ये डिफरेंस है। उसके बाद इससे आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर्स हैं और फिर अलाइनमेंट स्ट्रोक्स हैं। ये हमारे पास जो है वो क्लोज शेप्स के अंदर आते हैं, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये राउंड हो गए, और आप फिर ये कर सकते हैं, अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इस तरह से हो गए। तो जिस तरह से भी आप इनके कॉर्नर्स को रखना चाहें, ये यहाँ पर आपको ये देखें इनसाइड चला गया और स्ट्रोक आपका बाहर है, और ये देखें अब स्ट्रोक के ये बिल्कुल बाहर चला गया, और यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रोक के ऊपर है। यहाँ पर ये स्ट्रोक के अंदर होगा और यहाँ पर ये स्ट्रोक के बाहर चला जाएगा, तो इसलिए ये इसमें कम जरा दिखाई देते हैं, इसलिए मैंने एक क्लोज शेप को लिया। अच्छा जी, चलें अब यहाँ पर आ जाते हैं। डैशेस, डैशेस यहाँ पे क्लिक करें और आप इनका साइज जब इंक्रीज करेंगे तो आपको यहाँ पर डैशेस दिखाई देंगे, तो आपकी लाइन जो है वो डैशेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके आप डिफरेंट पार्ट्स ले सकते हैं, अगर आप कुछ करना और बनाना चाहें तो ये देखिएगा। और ये स्पेशली ये भी क्लोज शेप्स में सही से वर्क करते हैं, तो ये देखें, अगर मैं इस क्लोज शेप को ज़रा बड़ा करूँगा तो ये आपको सही से दिखाई देंगे। तो ये देखें, इस तरह से ये आपकी शेप जो है वो डैशेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम डैशेज को बंद कर देंगे, इससे आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास एरो हेड्स है, तो एरो हेड को सिलेक्ट करें और फॉर एग्जांपल ये, तो इस तरफ एरो हेड बनेगा, और अगर आप इस तरफ एरो हेड बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से बनेगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये एरो हेड का साइज बहुत ही ज़्यादा है, हमें इतना नहीं चाहिए। और तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसकी जो स्ट्रोक का साइज है उसको कम करेंगे तो इसका साइज खुद ही कम होता जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं ऐसा ना हो, आप चाहते हैं स्ट्रोक का साइज यही रहे, फॉर एग्जांपल 10, ये स्ट्रोक का साइज रहे लेकिन इसका साइज कम हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर परसेंटेज दी होगी, आप इसको कम करना शुरू कर दें, और आप देखेंगे कि इसका साइज जो है वो, जो भी आपका एरो है उसका साइज कम होने लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको 50% पर ले आता हूँ। अब आप चाहते हैं जी एरो का हेड तो बन गया, पीछे मैं इसको टेल भी एरो एरो की तरह ही बनाना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट जो है वो आपको टेल्स भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल दिस, ये देखें ये अवेलेबल है, ये भी अब काफ़ी बड़ी है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अगर 50% कर दें तो ये देख लेंगे इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी। और आप इसका 50% अगर ज़्यादा कम लग रहा है तो आप इसको साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसे किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप कोई और टाइप का लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, तो आप इसको भी ला सकते हैं, इसको आपको ज़रा कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एरोज को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास विड्थ प्रोफाइल है, यहाँ पर क्लिक करें तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लिक करेंगे इसमें हो जाएगा, क्लिक करेंगे इसमें, और क्लिक करेंगे तो इसमें, और यहाँ पे तो इसमें। तो यही प्रोफाइल नीचे यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो आप इसको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पैनल जो है हमारे पास स्ट्रोक्स का, यही पैनल यहाँ पर जो स्ट्रोक लिखा हो इस पर क्लिक करेंगे तो यही पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा, तो आप इसको जिस तरह से भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे हमारे पास है ग्रेडियंट टूल। इसको हमने जब यहाँ से ग्रेडियंट को पढ़ रहे थे, हमने इसको देखा था, हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जी ये हमारे पास ग्रेडियंट अवेलेबल है, तो मैं इसका स्ट्रोक एक बार ऑफ कर देता हूँ ताकि हम ग्रेडियंट को देख सकें। तो ग्रेडियंट में आ जाए तो यहाँ पर आपके पास
जो हैं, अब देखें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको शो नहीं कर रहा है, ये सारे ऑप्शंस बंद पड़े हैं, क्योंकि ग्रेडियंट आपके फिल में और आपका स्ट्रोक ऊपर है। तो अगर इस तरह का एरर आता है तो आप क्या करेंगे, फौरन अपने फिल को ऊपर कर लें। जैसे ही ये फिल ऊपर आ जाएगा, फ्रंट पे आएगा, उसके बाद आप जाएं और ग्रेडियंट को ओपन करें, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब इसमें ऑप्शंस हैं कि आप तो या तो इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा एंगल, ये देखें यहाँ पर वाइट हो गया और इस तरफ डार्क हो गया, 180, इस तरफ वाइट हो गया, इस तरफ डार्क हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप रेडियल भी बना सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो दरमियान से बाहर की तरफ फैलता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद इसको चेंज किया जा सकता है कि 100% और 200 में आप देखेंगे इस तरह से हो जाएगा, और आप जितनी इसकी परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे ये इस तरह से आपको फैलता हुआ नजर आएगा। अच्छा जी, उसके अलावा आप इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। ये देखें ओपेसिटी, अगर मैं इसकी ओपेसिटी को 40 करता हूँ, आपको यहाँ पर वाइट नजर आएगा, और अगर मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर देता हूँ, ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पीछे बैकग्राउंड में नजर आएगा कि जैसे अगर मैं इसमें व्हाइट कलर करता हूँ तो ये बैकग्राउंड इस तरह से दिखाई नहीं देगा। ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर व्हाइट कलर करता हूँ और मैं व्हाइट कलर करता हूँ और फिर इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ 100%, तो ये देखें व्हाइट कलर इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन ये ओपेसिटी को कम किया गया। तो आप यहाँ पर किसी की भी, इनमें से किसी की भी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं इन तीनों स्लाइडर के कलर्स में से। और उसके अलावा ये 50 पर है, तो आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि ये चेंज हो रहा है, और यहाँ पर भी आपको इसका असर दिखाई देगा। आप इसको वापस 50 पर लाना चाहते हैं तो आप एग्जैक्टली इसको 50 पर नहीं ला पाएंगे, ये आगे पीछे होता रहेगा। ये देखिए 50.5 हो रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 50 लिख के एंटर प्रेस करें तो ये जो है, ओ, अच्छा जी, आप डायरेक्टली यहाँ पर 50 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये 50 पर स्लाइडर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसके आगे बात करते हैं कि कुछ ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास फिर भी बंद थे, और वो ऑप्शन थे, इसको ऊपर लाएंगे, फिर से दोबारा यहाँ जाएंगे तो ये ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से स्टार्ट होके जा रहा है। तो ये स्ट्रोक के लिए ऑप्शन है, यहाँ पर स्ट्रोक लिखा भी है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर है और बाहर से अंदर की तरफ। तो इस तरह से कोई फ्रेम टाइप अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो आप इन ऑप्शन से बना सकते हैं स्ट्रोक के लिए। तो ये स्ट्रोक के ऑप्शंस हैं, और ये बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो फिल के ऑप्शन थे। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमारे पास जो है वो है ट्रांसपेरेंसी, और हम यहाँ पर कलर कर लेते हैं और सॉलिड कलर करते हैं इस बार ग्रेडियंट की बजाय। तो आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी नॉर्मल, आप एक तो डिफरेंट मोड्स को ट्राई कर सकते हैं। ये मोड्स तब ट्राई हो सकते हैं सही से जब आप कुछ शेप बना रहे हों और उसके अंदर आपको कलर्स और ट्रांसपेरेंसी का यूज करना हो, तब ये मोड्स आप यूज करते हैं, जैसे लाइट एंड डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, एक्सक्लूसिव, डिफरेंस, ह्यू, सैचुरेशन। तो फिलहाल यहाँ पर आपको मैं इसमें से सिर्फ ओपेसिटी समझाना चाहूँगा। अगर आप इसको कम करेंगे तो ये कम हो जाएगी, और ज़्यादा करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा कलर ओरिजिनल में, और कम करेंगे तो लाइट हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम वहां से जाकर लाइटर कलर ले आए, तो ओपेसिटी क्या है? ये ओपेसिटी की आपको सही से समझ आएगी अगर मैं इसकी एक और कॉपी ले लूँ। इसकी मैं एक और कॉपी लेता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे। अब इन दोनों को पकड़ते हैं और इनकी ओपेसिटी कम करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर भी लाइट है, और यहाँ पर डार्क है। ओपेसिटी में होता क्या है कि कलर ट्रांसपेरेंट होता जाता है, सिर्फ लाइटर नहीं हो रहा, ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो इसलिए जब भी जहां पर ये दो बॉक्सेस ओवरलैप होंगे वहां पर आपको कलर डार्कर नजर आएगा, और बाकी जगह में आपको कलर जो है वो लाइटर नजर आएगा। ये देखें यहाँ पर आपको वाजे नजर आ रहा है कि ये लाइटर है, और यहाँ पर भी लाइटर है, और यहाँ पर डार्कर है। मोस्टली इसको आप अगर 51% के पास देखेंगे तो ये देखेंगे यहाँ लाइटर, यहाँ भी लाइटर, और यहाँ डार्कर।
तो जो हमने पहले फ्लावर बनाया था, अगर आप उस तरह की चीज़ों के अंदर ओपेसिटी का सही से यूज़ करेंगे तो वो आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले आता हूँ और यहाँ पे क्लिक एंड क्लिक, एंड उसके बाद आप रोटेट टूल को ले आएं और यहाँ पर रख दें और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, फिर से रोटेट टूल को ले आएं, क्योंकि जब हम वो कर रहे थे एंकर पॉइंट टूल से, तो एक जो है वो एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गया था। तो ये देखें, और फिर कंट्रोल डी 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 डी, सही। अब इन सबको सिलेक्ट कर लें और ओपेसिटी कम करें, तो अब देखेंगे आप कि ये इस तरह से दिखाई देने लगेगा आपको, सही। तो इस तरह से ओपेसिटी से आप खेल सकते हैं, आप इनके कलर अलग अलग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप अच्छे से प्ले कर सकते हैं। अच्छा जी, दोबारा। अच्छा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप अच्छे से प्ले कर पाएंगे। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी का, तो आप यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह में अच्छे से कलर्स आप कर पाएंगे और वो काफ़ी बेटर दिखते हैं। चलें जी, इसको इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमारे पास है अपीयरेंस का पैनल। अपीयरेंस आपको बताता है कि यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं और उन पर कौन कौन से कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पर क्या कलर्स हैं जो आपने लगा रखे हैं, और अगर आप कोई फंक्शन उन पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपको बताएगा कि आपने कौन कौन से फंक्शन अप्लाई कर रखे हैं। अगर आप सबको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये देखें, आपको दिखा रहा है कि मिक्स्ड अपीयरेंस। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो कहेगा पाथ है, और यहाँ पे स्ट्रोक उसका बंद है, फिल उसका ऑन है, और ओपेसिटी आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह आप अपीयरेंस का पैनल जो है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपने लगा के ओके कर दिया, तो ये इसके ऊपर लग गया। तो अब आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि जो इसके ऊपर इफेक्ट था वो कहाँ है, तो आप अपीयरेंस का पैनल ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये इफेक्ट नज़र आ जाएगा कि कौन सा इफेक्ट आपने यहाँ पर लगा रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको फिलहाल बंद कर दें इफेक्ट को, तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये इफेक्ट यहाँ से, ये इफेक्ट अप्लाइड है लेकिन नज़र नहीं आएगा, और आप इस इफेक्ट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपीयरेंस का पैनल आपको बताता है कि कौन कौन से इफेक्ट्स अप्लाइड हैं, और कौन स्ट्रोक्स और फिल और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने लगा रखी हैं। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमारे पास ग्राफिक स्टाइल्स का पैनल है। ग्राफिक स्टाइल्स ये वही पैनल है जो हमने पहले कर रखा है, लेकिन आप फिर भी एक बार देख लें कि आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी उस शेप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, उस शेप के अंदर वो ग्राफिक्स स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। यहाँ से आप देखेंगे इसमें 3D इफेक्ट्स हैं, एडिटिव और ब्लॉब ब्रश हैं, एडिटिव्स हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं, बटन्स एंड रोल ओवर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं बटन्स एंड रोल ओवर्स बोलता हूँ तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखें, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करते जाएं, किसी पर भी क्लिक करते जाएं, तो वो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि वो किस तरह से लग रहे हैं, और वो यहाँ पर भी ऐड होते रहेंगे। और फॉर एग्जांपल आप 3D इफेक्ट को लाना चाहते हैं जी, इस तरह का बॉक्स टाइप बना हो या ये बना हो, इस तरह से बना हो, तो ये देखें, और आप इनमें से जो भी करते जाएंगे वो वहाँ पर ऐड होता जाएगा। ये देखें, ये 3D जैसा लग रहा है, ये देखें, तो ये इस तरह से लगने लगेगा, तो वो इफेक्ट्स यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। तो इसी तरह जिस तरह आपके पास स्वॉचेस में बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपके पास यहाँ पर ग्राफिक स्टाइल में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप
नियॉन इफेक्ट्स को ले आएँ, इमेज इफेक्ट्स को ले आएँ, आप इनमें से जो भी इफेक्ट को यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप नियॉन इफेक्ट ले आएँ। मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है और मैं उसके ऊपर नियॉन इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। मैंने लिखा है हेलो, सही है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये सही से दिखाई दे। मैंने हेलो लिखा, मैं नियॉन इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो हम इस तरह से इसके ऊपर इफेक्ट नियॉन का लगा सकते हैं। ये देख लें। तो ये इस तरह से अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ें यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पर ला सकते हैं। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमारे पास लेयर्स का पैनल है। लेयर्स मोस्टली इम्पोर्टेंट होती हैं जब आप इसको यूज़ करते हैं फोटोशॉप वगैरह में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप इनका यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को, कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो भी आपने बना रखे हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो हैं हर जो भी आप इसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं, जो भी एक डिज़ाइन एलिमेंट बनाते हैं, उसको एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस होते हैं, ऑल दो सारी सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर है। तो ये एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता और उसको कोई चीज़ बैक में होगी फ्रंट में होगी, वो किस तरह से डिसाइड होगा, वो तभी होगा जब वो लेयर्स बनाएगा। जो लेयर नीचे होगी वो चीज़ जो है वो फ्रंट पे होगी, और जो लेयर ऊपर होगी वो चीज़ बैक होती चली जाएगी। अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको एक ही लेयर दिखाई देगी। चले हम यहाँ पर कुछ दो तीन चीज़ें बना लेते हैं ताकि हम देख सकें कि यहाँ पर लेयर्स जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं। चलें जी, ये बना दिया मैंने, और ये बना दिया, और फिर मैंने एक ये बना दिया, और फिर एक ये बना दिया, और मैं स्ट्रोक में जाके चाहता हूँ कि ये नॉर्मली नज़र आए। अच्छा जी, तो ये चार चीज़ें बना दी, लेकिन अब जब मैं लेयर में जाता हूँ तो एक ही लेयर है। लेकिन जब आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सब लेयर्स नज़र आएंगी। तो ये देखें, आप इनमें से किसी को भी बंद कर सकते हैं, तो बंद करेंगे तो ये दिखाई देना, बंद कर देगा। ये देखें। और फिर कौन सा ऑब्जेक्ट फ्रंट पे बैक पे, ये भी लेयर्स डिसाइड करेंगे। अब देखें, इसको आप यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे ले आए तो कौन सा फ्रंट पे है वो हमें कलर्स के साथ पता चलेगा। ये देखें, इसको भी कलर कर लें कोई और इसको कलर कर लें कोई और इसको भी कलर कर लें कोई अलग। तो आप देखेंगे कि लेयर्स डिसाइड करेंगी कि कौन सी चीज़ जो है वो फ्रंट पे होगी और कौन सी चीज़ जो है वो बैक पे होगी। तो देखेंगे ये अब फ्रंट पे अगर आप इसको नीचे ले आएंगे तो ये पीछे चला जाएगा, ये येलो वाला। अब देखेंगे येलो वाला जो है ये ऑरेंज वाले से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसको ऑरेंज वाले के नीचे ले जाएंगे तो ये उसके पीछे चला जाएगा, ऑरेंज वाला फ्रंट पे आ जाएगा। ऑल्दो हम इस तरह से नहीं करते, बल्कि यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन है कि आप राइट क्लिक करें और फिर आप अरेंज में जाके सेंड बैक कर दें तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। इन इन फंक्शंस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लेयर्स किस तरह फंक्शन करती हैं। तो लेयर क्या करती हैं, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हैं। हर ऑब्जेक्ट एक अलग लेयर में और एक अलग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, और इस तरह आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, टोटल जो आप वर्क स्पेस आपका खुला हुआ है वो ऑर्गेनाइज रहता है। वो मैस नहीं होता है एक दूसरे के साथ कि एक ही कैनवस के ऊपर सब कुछ बन रहा है और फिर पता नहीं चल रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ऐसा नहीं होता, बल्कि जब भी आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, अगर आप खुद लेयर्स नहीं बनाते तो इलस्ट्रेटर ऑटोमेटिकली उसकी सब लेयर्स बनाने लगता है, ताकि एक ही कैनवस के ऊपर होने के बावजूद वो चीज़ आपके पास ऑर्गेनाइज दिखाई दे। अच्छा जी, तो इसके आगे चलते हैं। तो इससे आगे आपके पास जो है वो एसेट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है कि अगर आपने यहाँ पर कोई चीज़ बना रखी है तो आप उसे किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं मोस्टली। यहाँ पर एक तो अगर आपने ये चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट ना करें तो आप यहाँ से भी फाइल के अंदर एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट एज में जाकर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दो बेटर वेज हैं, बजाय कि हम यहाँ से कोई
सिलेक्शन एक्सपोर्ट करते फिर। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास आर्ट बोर्ड है। उसी तरह मैंने आपको बताया था जब कि आप आर्ट बोर्ड टूल में बताया था कि आप इससे डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये आर्ट बोर्ड टूल आ गया और मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और फिर इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे, और फिर एक और यहाँ पर आर्ट बोर्ड बना लेता हूँ इस तरह से। तो अब आप देखेंगे जब आप यहाँ पर जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि आपके पास कितने आर्ट बोर्ड हैं। एक आर्ट बोर्ड 1 है और 2 उसकी कॉपीज हैं, यानी दिस वन एंड दिस वन। और उसके बाद एक आर्ट बोर्ड 8 बना हुआ है। तो ये देखिए आर्ट बोर्ड 8 है, ये आर्ट बोर्ड 1 कॉपी, आर्ट बोर्ड 1 कॉपी 2। तो ये दो कॉपियां आर्ट बोर्ड की और ये एक अलग से आर्ट बोर्ड बना हुआ है। तो आर्ट बोर्ड टूल क्या करता है, ये आपको बताता है कि आर्ट बोर्ड टूल से आप आर्ट बोर्ड बना सकते हैं। और यहाँ जो आर्ट बोर्ड का ऑप्शन है वो आपको बताता है कि आपके पास कितने आर्ट बोर्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। हमारे पास लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ का। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपके पास अवेलेबल होती हैं सब चीज़ों के लिए। अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं उसके लिए अलग प्रॉपर्टीज़ आपके पास अवेलेबल होंगी। लाइक यहाँ पर करेक्टर का पैनल होगा, अपीयरेंस, ट्रांसफॉर्म सब में होंगे। अगर आप कोई शेप बनाते हैं, ये देखिए आपने शेप बनाई है, तो अब ट्रांसफॉर्म और अपीयरेंस तो आपके पास अवेलेबल है। ये अपीयरेंस यही है जो यहाँ पर अवेलेबल है। यही अपीयरेंस का पैनल आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर जो है वो क्विक एक्शंस का एक आपके पास अवेलेबल हो जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज का पैनल इलस्ट्रेटर 2018 में है और उसके बाद वाले इलस्ट्रेटर में, उससे पहले वाले में यानी कि 17, 16, 15, 14 इनमें नहीं है। तो ये क्या करता है, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अ, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा लेता। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह आप इसको यूज़ करते हैं या किस तरह ये आपकी हेल्प करता है प्रॉब्लम से बाहर आने में। कि ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और चले मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पर लाकर कि मैं इसमें कोई और ये रख देता हूँ। अब जैसे ही मैं ये रखूंगा यहाँ से करेक्टर का पैनल हट जाएगा। अब मुझे इसका साइज चेंज करना है या मुझे इसका जो फ्रंट फेस है उसको चेंज करना है, तो वो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज ओपन करूँगा तो यहाँ पर करेक्टर का पैनल मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं इसको खोल के दोबारा से इसका फ्रंट फेस चेंज कर सकता हूँ, या अगर मुझे वही रखना है तो मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ कि आपके पास कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल आएगा। तो ये देखें आपके पास डिफरेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल। इसके अलावा भी हैं फ़ॉन्ट स्टाइल्स लेकिन कम है। जैसे मायरेड में भी आपके पास काफ़ी हैं लेकिन ओवरऑल उसमें सबसे ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और क्विकली जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो आप साइज चेंज कर सकते हैं। आप जो दो लाइंस के बीच बिटवीन में जो फासला है उसको चेंज कर सकते हैं। आप ट्रैकिंग और कर्निंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर ऑप्टिकल कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर आप इनके साइज में इनके जो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान में जो फासला है उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो करेक्टर का पैनल यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है। लेकिन करेक्टर का पैनल में हमने देखा था कि और भी चीज़ें अवेलेबल थी। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। वैसे अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ का पैनल नहीं है तो यहाँ से आपको करेक्टर का पैनल मिल जाएगा। इसको आप ओपन करें तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से भी नहीं मिलता तो आप यहाँ पे विंडोज़ का ऑप्शन ओपन करें, नीचे जाएं, नीचे टाइप होगा, ये रहा टाइप, और टाइप के अंदर ये रहा करेक्टर पैनल। आप इसको बंद करके यहाँ पर कहीं पर इसको रख सकते हैं। तो ये इस तरह आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और उसके अलावा प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में कुछ ऑप्शंस है हमारे पास। स्केल, कॉर्नर एंड स्केल स्कोप का ऑप्शन है आपको अवेलेबल है। ये मैंने बनाया फॉर एग्जांपल, और मैं इसको, और फिर मैं आ जाता हूँ प्रॉपर्टीज में और यहाँ पर आता हूँ और स्केल कॉर्नर और स्केल स्कोप को बंद कर देता हूँ। अब आप क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। सही है, तो इसका साइज जो है वो
अच्छा, यहाँ पर सही से वर्क नहीं कर रहा। आप क्या करते हैं, इसको जब छोटा करते हैं तो जब स्केल कॉर्नर और स्केल, ये स्केलिंग दोनों बंद होती, स्केल कॉर्नर एंड स्केल स्ट्रोक, तो उससे क्या होता है कि आपके पास जब वो छोटा होता है तो स्ट्रोक का साइज कम नहीं होता और वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मैश हो जाता है। ये देखें, अब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये स्ट्रोक है, क्योंकि साइज जो है वो सिमिलर है, स्केल नहीं हो रहा उसके छोटे होने के साथ। सही है। तो लेकिन अगर आप करेंगे कि इसका स्केल कॉर्नर और स्केल स्ट्रोक इफेक्ट हो, तो फिर आप उतना छोटा करें अगर इसको, ये देखें, तो इसके साथ साथ इसका साइज भी यहाँ से आप देखें 4 हो गया। तो साइज भी साथ साथ स्केल होता रहता है। तो आपके पास अगर ये ऑप्शन ऑफ है तो आप इसको ऑन कर लें, वरना ये आपको बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर भी, अगर आप खोलेंगे तो आपके पास अपेरेंस का पैनल यहाँ से ओपन हो जाएगा। अच्छा, और उसके अलावा मैं अगर आपको यहाँ पर जाते हुए कुछ और लास्ट बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आपने ये लिया और इसको ओपन करें तो आप देखेंगे कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। तो ये क्या चीज़ है, इसको समझाने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करें और फिर आप इसको मूव करें, तो आप देखेंगे कि ये सर्कल आप बिल्कुल ये इस तरह से सर्कल को हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जितने में भी आप इसको कन्वर्ट करना चाहें। ये देखें, तो पैकमैन जैसा बन गया। तो यही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये पैनल आपको बता रहा है कि ये इस तरह से वर्कआउट करेगा। तो आप ये करेंगे तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली उससे फर्क आएगा। और अगर आप इनको खोल देंगे तो ये एक दूसरे के साथ अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। ये देखें, लेकिन क्या होगा, इससे उसके साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर आप इसको बंद कर देंगे तो अब करेंगे तो अब देखेंगे कि अब इस पर ये आपको इफेक्ट दिखाई देगा। तो ये चीज़ें थी हमारे पास। इससे आगे जो है पाथ फाइंडर वाला इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह ये पैनल वर्क कर रहा था आर्ट बोर्ड वाला, और किस तरह हमने देखा कि फिल और स्ट्रोक काम करते हैं। फिर कलर्स को देखा हमने, स्वाचेस को देखा, ब्रशेस और सिंबल्स हम पहले ही बना चुके थे। स्ट्रोक के पैनल में ऑप्शंस देखे हमने, ग्रेडियंट में इसके स्ट्रोक के ऑप्शन देखे, फिल के ऑप्शन देखे, ट्रांसपेरेंसी हमने देखी, अपेरेंस देखी, और फिर ग्राफिक स्टाइल्स देखे, और देखा कि हम किस तरह से और ग्राफिक स्टाइल्स को भी ला सकते हैं लाइब्रेरीज से। और हमने स्वैचेस को भी देखा कि हम लाइब्रेरी से कैसे स्वैचेस लाते हैं। फिर हमने देखा कि लेयर्स किस तरह से काम करती हैं, एक्सपोर्ट के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि आर्ट बोर्ड किस तरह से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स के बारे में। और फिर एंड में हमने देखा कि प्रॉपर्टीज किस तरह से वर्क कर रही थी और वो किस तरह से आपको हैसल से बचा रही थी। तो आज की क्लास के लिए यही था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।